हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने डेल कार्नेगी द्वारा लिखित पुस्तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। भाग 1, लोगों को प्रभावित करने के अच्छे नुस्खे। अध्याय 1, शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छतों पर लात नहीं मारते। सन 1931 की 7 मई को न्यूयॉर्क में एक बड़ी मुठभेड़ हो रही थी। यह मुठभेड़ उस समय अपने अंतिम पड़ाव पर थी, इसलिए लोगों के बीच इसका बहुत रोमांच था। महीनों तक लुका छिपी का खेल खेलने के बाद अंत में हत्यारे कार्ले को चारों ओर से घेर लिया गया था। वहां पर वह दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर था। जो हत्यारा इस समय चारों ओर से घिरा हुआ था और वेस्ट वेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छिपा हुआ था। वह हत्यारा न तो सिगरेट पीता था, न शराब को हाथ तक लगाता था। वह ऊपर की मंजिल में छिपा हुआ था और 150 से अधिक पुलिस वाले और जासूस धरती से लेकर छत तक उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। पुलिस वालों ने छत में छेद करके तथा टाइगर गैस को इस्तेमाल करके इस पुलिस वाले के कुख्यात हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की इमारतों पर भी मशीन गन तैनात थी तथा 1 घंटे तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा बंदूकों से गोलियों की बरसात हो रही थी। कार्ले एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। हजारों लोग पुलिस और हत्यारों की इस मुठभेड़ का रोमांचक आनंद ले रहे थे। शायद ही इससे पहले न्यूयॉर्क शहर में ऐसा दृश्य सामने आया हो। अंत में कार्ले को पकड़ लिया गया। पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने बताया कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा, वह इतना चौकन्ने और चुस्त था कि पंख फरफराने की आहट पर ही किसी को भी मार देता था। लेकिन दुनाली बंदूक खुद अपनी नज़रों में क्या था, हमें इस बात की जानकारी इसलिए मिल सकी क्योंकि जब पुलिस उस पर गोलियों की बौछार कर रही थी, उस समय कार्ले ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखते समय उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए थे। इस चिट्ठी में कार्ले ने लिखा था, मेरी कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है। यह ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पत्र लिखने के कुछ समय पहले की यह बात है। एक बार कार्ले लीक आइलैंड पर गांव की सुनसान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर रहा था। अकस्मात ही एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर उसे लाइसेंस दिखाने के लिए कहने लगा। इतनी सी बात की सजा पुलिस वालों को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। कार्ले ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस वाले के सीने को गोलियों से छल्ली कर दिया। जैसे ही पुलिस वाला जमीन पर गिर गया तो कार्ले ने एक और गोली उस मरे हुए ऑफिसर के सीने में दाग दी। सोचिए, इतना क्रूर और जालिम व्यक्ति यह कह रहा था, मेरे इस कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है। एक ऐसा दिल जो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। कार्ले को मौत की सजा सुना दी गई। जिस समय उसे सिंह सिंह कैद खाने में मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था, तो सोचिए उसने क्या कहा होगा। क्या यह लोगों की जान लेने की सजा है? नहीं, उसने तो कहा यह स्वयं को बचाने की सजा है। तो इस कहानी का सार यह निकाला कि दुनाली बंदूक कार्ले स्वयं को किसी बात के लिए भी दोषी नहीं ठहराता था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात है? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपने जीवन के स्वर्णिम दिनों लोगों की भलाई करने में गंवा दिए ताकि वे सुखी जीवन जी सके, लेकिन इसके बदले मुझे केवल गालियां ही सुनने को मिलती है और पुलिस से छिप छिप कर भागना पड़ता है। यह सब अमेरिका के सबसे कुख्यात बदमाश अल कैपोने के हैं। वह शिकागो का सबसे खतरनाक गैंग लीडर था, लेकिन अन्य अपराधियों की भांति अल कैपोने भी अपने आप को दोषी नहीं मानता था। वह तो स्वयं को सच्चा परोपकारी मानता था जिसे लोग गलत समझ बैठे थे। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच सुल्टज भी ऐसा ही कहता था। अपने एक
साक्षात्कार में उसने कहा था कि वह तो लोगों की भलाई करता है और अपनी कही इस बात पर उसे पूरा यकीन भी था। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात और जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस लीस से काफ़ी लंबा पत्राचार किया। उनका कहना है कि इस जेल के बहुत कम अपराधी स्वयं को बुरा समझते हैं, वे भी वैसे ही इंसान हैं जैसे हम सब हैं, इसलिए तो वे स्वयं को सही प्रमाणित करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। उनके पास यह बात साबित करने के पर्याप्त ठोस कारण होते हैं कि उन्होंने किसी पर गोलियां क्यों चलाई थी या फिर किसी तिजोरी को क्यों तोड़ा था। इन्हीं तर्कों के आधार पर प्रत्येक अपराधी स्वयं को सही प्रमाणित करने की पूरी कोशिश करता है और स्वयं को सजा का हकदार भी नहीं मानता। अब यदि अकेलेपन, दुनाली, बंदूक, कारले, डच सुल्टज या फिर जेल के चार दीवारियों में चक्की पीस रहे अनगिनत अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो फिर वे लोग क्या करते हैं जिनसे हम सब प्रतिदिन मिलते हैं। जॉन वान मेकर, जो अमेरिकी स्टॉक चैन के संस्थापक थे, उन्होंने यह स्वीकार किया था, बहुत वर्षों पहले मैंने यह समझ लिया था कि किसी को और को दोष देना केवल मूर्खता है। मेरे पास अपनी स्वयं की सीमाओं को ही पार करने की कितनी बड़ी मुसीबत है, तो फिर मैं इस बात पर अपना सिर क्यों पीटूं कि भगवान ने एक जैसी बुद्धि का उपहार सबको नहीं दिया है। वानामेकर ने तो यह सबक जल्दी ही सीख लिया था, लेकिन मैं यह 33 साल में सीख पाया, जिस दौरान मुझे ढेरों गलतियां हुई थी, और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग ऐसा होते हैं जो कभी भी अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितनी भी गलतियां कर ले, परंतु कभी भी अपने गलती दिखाई नहीं देती। कभी भी वे स्वयं की आलोचना नहीं करते। किसी की भी आलोचना करने से कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि इसके सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करना शुरू कर देता है, बहाने बनाकर तर्क देने लगता है। आलोचना बहुत खतरनाक भी होती है, क्योंकि उससे व्यक्ति के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है और फिर उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए दुर्भावना भर जाती है। विश्वविख्यात वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक B.S. स्किनर ने अपने प्रयोग से यह प्रमाणित कर दिया कि आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, ही अपने उस व्यक्ति के संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। यही बात जानवरों पर भी लागू होता है। जिस जानवर को उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। महान मनोविशेषज्ञ हैस सेल्वे ने भी कहा, हर व्यक्ति सराहना प्रशंसा का भूखा होता है, हर व्यक्ति निंदा से डरता है। निंदा या आलोचना से परिवारों के सदस्यों, मित्रों, कर्मचारियों, सहकर्मियों सभी का मनोबल कम हो जाता है। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। एनिड ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जॉस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। उनका काम था फील्ड में काम कर रहे हर कर्मचारी का ध्यान रखना। प्रत्येक कर्मचारी के लिए फील्ड ने हेमलेट पहनाना जरूरी होता था। पहले जब कोई भी कर्मचारी बिना हेमलेट लगाए होता था तो वे आग बबूला हो जाते थे और उसे नियमों का उदाहरण देते थे। उसका परिणाम यह निकलता था कि कर्मचारी मरे मन से उनके आदेश का पालन करते हुए उनके सामने तो हेमलेट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद तुरंत हेमलेट निकाल देते। उनसे कोई नई युक्ति परीक्षण करने के बारे में सोचा। अब जब भी वह किसी कर्मचारी को बिना हेमलेट में देखता था तो उससे पूछता था कि क्या वह हेमलेट आरामदायक नहीं है या फिर उसके सिर पर सही से फिट नहीं हो रहा। उसने बातों बातों में उन कर्मचारियों को यह भी अभ्यास करा दिया कि हेमलेट उनकी सुरक्षा के लिए है, न कि कोई बोझ के परिणाम स्वरूप। सभी कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेमलेट पहनना शुरू कर दिए और मी एडिन के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना भी नहीं आई। इतिहास इस बात का गवाह है कि निंदा या आलोचना से किसी समस्या का कोई हल नहीं निकलता। पहला सबसे बड़ा उदाहरण थियोडोर रूजवेल्ट तथा राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद का है। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में बंटवारा करा दिया।
वुड्रो विलियम्स को व्हाइट हाउस में बैठने के लिए मजबूर कर दिया तथा पहले विश्व युद्ध में बड़े बड़े शब्दों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी तथा इतिहास का तो रुख ही बदल डाला। सन 1908 में रूजवेल्ट व्हाइट हाउस से बाहर चले गए तथा उन्होंने टैफ्ट को पूर्ण सहयोग दिया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर सिरों का शिकार करने के लिए रूजवेल्ट अफ्रीका चले गए। उनके लौटने तक परिस्थितियां बदल चुकी थी, जिनको देखकर वे आग बबूला हो गए। फिर अनुदारवाद के लिए उन्होंने टैफ्ट की आलोचना करना आरंभ कर दिया और फिर तीसरी बार स्वयं ही राष्ट्रपति बनने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने बुल मूस नामक पार्टी का गठन किया और जीओपी को लगभग धराशायी ही कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हॉड टैफ्ट तथा उनकी रिपब्लिक पार्टी की बुरी तरह पराजय हुई और केवल 2 राज्यों उठा तथा वारमार्ट में ही विजय प्राप्त हुई। यह इस पार्टी की अब तक सबसे लज्जाजनक पराजय थी। रूजवेल्ट ने इस पराजय के लिए टैफ्ट को दोषी माना, लेकिन क्या स्वयं राष्ट्रपति टैफ्ट ने भी अपने आप को दोषी माना होगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। भले गले से आंखों में आंसू भरकर टैफ्ट ने बस इतना ही कहा, मैंने जो कुछ भी किया उसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था। आखिर दोष किसका था, टैफ्ट का या फिर रूजवेल्ट का? कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं। मैं इस बात की चिंता भी नहीं करता, तो केवल इतना बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की इतनी निंदा भी टैफ्ट से यह मनवाने में कामयाब नहीं हो सकी कि दोष उनका था। तो क्या लाभ हुआ? इन सब फसनाओं का कुछ भी नहीं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर गई और टैफ्ट तो अपने पक्ष में तर्क देने लगे। दूसरा उदाहरण हम टिपिट डोम आइल स्केल्डन का ही ले सकते हैं। सन 1920 के दशक में एक खबर अखबारों की सुर्खियों में छाई रहती थी। इस स्केल्डन को अमेरिकी वासी हमेशा ही अपने जेहन में रखेंगे। इस स्केल्डन के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। हार्डिंग की कैबिनेट में मंत्री ऑल्बर्ट बी फॉल को एल्फ हिल एव टिपाट डोम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। कुछ ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के उपयोग हेतु अलग रख दिया गया था, लेकिन फील्ड ने तो इसकी नीलामी की या इसके लिए टेंडर बुलवाया। उन्होंने तो अपने मित्र एल्बर्ट एल डोहनी को यह लाभकारी ठेका फ्लैट में रख दे दिया। डोहनी ने भी तुरंत ही फिल को $10 लाख लोन का नाम देकर पुरस्कार स्वरूप में दे दिया। फिर उसके बाद फिल ने जिले की यूनाइटेड स्टेट्स मैरिस को यह आदेश दे दिया कि वे एल हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का लाभ उठा रहे प्रतियोगियों को वहां से हटा दे। फिर जब प्रतियोगी कंपनियों की संगीनों और बंदूकों की नोक पर वहां से हटाया गया तो उन्होंने निराश और दुखी होकर न्यायालय की शरण ली और फिर तो टिपिट होम स्केल्डन का सारा भंडाफोड़ हो गया। फिर तो जैसे कोहराम ही मच गया। हार्डिंग सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे। पूरा देश कांप उठा। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकारमय होने लगा तथा परिणाम स्वरूप ऑल्बर्ट टी फील को जेल की हवा खानी पड़ी। फील के ऊपर तो जैसे निंदाओं का पहाड़ टूट गया। इतनी सार्वजनिक निंदा किसी को ही सहन कर पड़ती है, परंतु क्या कभी भी उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? क्या कभी उन्हें अपनी गलती मानी? कभी भी नहीं। वर्षों बाद हॉर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि राष्ट्रपति हार्डिंग की मृत्यु किसी मानसिक आघात के कारण हुई थी, क्योंकि उनके एक दोस्त ने उनके साथ विश्वासघात किया था। श्रीमती फील तो सुनकर स्तन रह गई। रोते हुए उन्होंने कहा, क्या हार्डिंग के साथ फील विश्वासघात करेंगे? नामुमकिन। मेरे पति तो कभी किसी के साथ भी विश्वासघात करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सोने चांदी हीरे मोतियों से भरा घर भी मेरे पति का ईमान डावाडोल नहीं कर सकता। उसने कोई भी गलत काम नहीं करवाया। विश्वासघात तो उल्टे उन्हों के साथ हुआ और उन्हीं को बलि का बकरा बनाकर सूली पर लटकाया गया। यही तो मानव स्वभाव है। हर कोई यही तो करता है। प्रत्येक अपराधी अपना दोष दूसरों के सिर पर थोप देता है। कभी वह विपरीत परिस्थितियों को दोषी ठहराता है, परंतु अपने ऊपर कभी भी कोई कलंक नहीं लगने देता। इसलिए अगली बार किसी की भी आलोचना करने से पहले अल्कोपेन, दुनाली बंदूक, कार्ले तथा ऑल्बर्ट हॉल को जरूर याद कर लें। आलोचना तो
बुमरंग की भांति लौटकर हमारे पास ही आती है, अर्थात आलोचना करने वाले को स्वयं अपने ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। हमें यह बात भी अपने मस्तिष्क में बैठाकर रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर जिसे सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं, वह उसके अंतर में या तो अपने पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत करेगा या फिर शिष्ट व विनम्र टैफ्ट की भांति यह कह देगा जो कुछ भी मैंने किया उसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय तो नहीं था। 15 अप्रैल सन 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लीजिंग हाउस एक बड़े से कमरे में रखा हुआ था। यह कमरा फोर्ड थिएटर के ठीक सामने था और यहीं पर जॉन विलिक्स बूथ ने लिंकन को गोलियों से छल्ली कर दिया था। लिंकन का वह बिस्तर उनके हिसाब से काफ़ी छोटा था। रोजा बोनहर की विख्यात पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल उनके बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और यह गैस बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। रक्षा मंत्री स्टेटन ने लिंकन के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़े होकर लोगों से कहा, लोगों के हृदय पर राज करने वाला संसार का सर्वश्रेष्ठ शासक अब हमें छोड़कर चला गया। लिंकन में लोगों का दिल जीतने की ऐसी कौन सी कला थी, क्या रहस्य था उसकी सफलता का। पूरे 10 सालों तक मैंने लिंकन की अनेक जीवनियाँ पढ़ी है तथा एक पुस्तक लिंकन दी अननोन लिखने में तो मुझे पूरे 3 वर्ष लग गए थे। मेरा यह विश्वास है कि लिंकन के घरेलू और सामाजिक जीवन तथा उनके पूरे व्यक्तित्व का जितना अध्ययन मैंने किया है शायद ही किसी अन्य ने किया हो। मैंने यह भी अध्ययन किया कि लिंकन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। क्या वे दूसरों की निंदा करते थे? हाँ, बिल्कुल। अपनी युवा अवस्था में इंडियाना की पिजियन क्रीक वैली में न केवल लोगों की आलोचनाएं करते थे, वर्णन पत्रों तथा कविताओं के माध्यम से लोगों का उपहास करते हुए वे उन्हें प्रकाशित भी करवाते थे। एक ऐसा ही पत्र एक बार घृणा की आग ऐसी भड़की कि वह जीवन भर जलती रहे। इलियान में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते समय भी लिंकन खुलकर अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे तथा उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते थे। लेकिन एक बार तो बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। सन 1842 में लिंकन ने जेम्स सिल्डन के घमंडी तथा चिड़चिड़े राजनेता पर एक व्यंग भेजा जो स्प्रिंगफील्ड के समाचार पत्र स्प्रिंगफील्ड जर्नल में छप गया। सारा शहर सिल्डन का मजाक उड़ा रहा था। ऐसे में सिल्डन तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। फिर उसने पता लगा ही लिया कि यह पत्र लिंकन ने लिखा था। सिल्डन घोड़े पर सवार होकर लिंकन के सामने गया तथा उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा करना पड़ा। उन्हें कई हथियारों के विकल्प दिए गए और बाहें लंबी होने के कारण लिंकन ने तलवारबाजी को चुना। इसके लिए वेस्ट पाइप्स ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी किया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उस दिन वे सिल्डन और लिंकन का आमना सामना मिसिसिपी नदी के तट पर हुआ। ऐसे में एक की मौत तो निश्चित थी, लेकिन आखिरी क्षणों में उनके मित्र के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। हालांकि लिंकन के जीवन की यह सबसे दुखद घटना थी, लेकिन इस घटना से उन्होंने यह सबक भी सीख लिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी को अपना जनक पत्र कभी नहीं लिखा, लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। फिर तो उन्होंने अपने शब्दकोश में आलोचना शब्द को ही निकाल फेंका। फिर लिंकन ने गृह युद्ध के समय पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल नियुक्त किए और प्रत्येक जनरल मैकलेलन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीर सभी ने बड़ी बड़ी गलतियां की। लिंकन हताश होकर फर्श पर इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन लिंकन जिनका हृदय दुर्भावनाओं से नहीं बल्कि सद्भावनाओं से परिपूर्ण था, एकदम शांत रहे, किसी की भी आलोचना नहीं की। उनके प्रिय शब्द तो ये थे कि किसी की भी आलोचना भूल कर भी मत करो, इससे आपको भी आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब कभी भी लिंकन की पत्नी तथा दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों की निंदा करते थे तो लिंकन यही कहते थे, उनकी निंदा मत करो, उनकी जैसे परिस्थितियों में हम भी वैसे ही होते। लेकिन लिंकन के पास लोगों की आलोचना करने के सारे अवसर मौजूद थे। केवल एक उदाहरण से आप यह बात समझ सकते हैं।
गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई सन 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात में ही जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगे। अचानक ही तूफान बादलों के कारण हुई तीव्र वर्षा से बाढ़ आ गई। जैसे ही ली अपनी हारी हुई सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने तो बाढ़ से उफनती हुई नदी जिसे पार करना असंभव है और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली चारों ओर से फंस चुका था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन भी यह समझ गए थे कि भगवान की कृपा से मिला यह एक सुअवसर था, ली की सेना को पराजय करने का सुनहरा मौका, जिससे युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता था। इसी आशा में लिंकन ने जनरल मीड को यह आदेश दिया कि वे युद्ध से संबंधित कोई मीटिंग न बुलाएं, सीधे ली की सेना पर हमला करें। लिंकन ने अपने आदेशों को तो टेलीग्राफ कर दिया था, यह संदेशवाहक को मीड के पास भेजकर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन जनरल मीड ने लिंकन के आदेश के विरुद्ध काम किया। मना करने के बावजूद उन्होंने सैन्य सभा की एक मीटिंग बुलाई। वह ली पर हमला करने से झिझक रहा था और इस बात के लिए उसने बहाने बनाकर लिंकन को टेलीग्राफ कर दिया कि वह ली पर हमला नहीं कर सकता। फिर बाढ़ का पानी भी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ सुरक्षित नदी पार कर गया। लिंकन का क्रोध 7वें आसमान पर था। लिंकन अपने बेटे के सामने चीख चीख कर कह रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? दुश्मन पूर्णतः हमारे चुंगल में था। कितना सुनहरा अवसर था, हमें तो केवल अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे नहीं पकड़ा। मेरी बात किसी ने नहीं मानी। परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी तथा ली के प्रतिकूल। अगर मैं वहां होता तो ली हमारे शिकंजे में होता और मैं स्वयं उसे अपने हाथों से कोड़े मारता। अपार निशान के बाद लिंकन ने मीड को यह पत्र लिखा। याद रहे, अपने जीवन के इस पड़ाव में लिंकन अत्यंतशील चैतन्य थे तथा उसकी भाषा बेहद संयमित व शिष्ट होती थी। सन 1863 में लिंकन द्वारा लिखित यह पत्र गंभीर आलोचना से परिपूर्ण था। मेरे प्रिय जनरल, मुझे लगता है कि आप ली के बच निकलने को गंभीरता से नहीं ले रहे। वह पूर्णतः हमारे जाल में था और उसको बंदी कर लेना से यह युद्ध ही समाप्त हो जाता। लेकिन अब तो युद्ध न जाने कब तक चलेगा। जब आप नदी के इस पार ही ली पर हमला नहीं कर पाए तो अब आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? अब तो ली नदी के उस पार सुरक्षित है और आप अपनी 2/3 से अधिक सेना तो नदी के उस पार ले जा नहीं सकते। यह बात तो एकदम तथ्यहीन है। मुझे नहीं लगता कि अब आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारा सुनहरा अवसर गंवा चुके हैं। अब हम केवल हाथ ही मल सकते हैं। सोचिए, जनरल मीड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा हो। आश्चर्य, मीड को यह पत्र कभी मिला ही नहीं, कारण लिंकन ने तो कभी इस पत्र को भेजा ही नहीं। यह पत्र तो लिंकन की मृत्यु के पश्चात उनकी फाइलों के बीच पड़ा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि लिंकन ने यह पत्र लिखने के बाद अपने कमरे की खिड़की के बाहर झांककर देखा होगा और फिर स्वयं से कहा होगा, लिंकन 1 मिनट रुको, संभवतः मैं कुछ अधिक ही उतावला हो रहा हूँ। मैं मीड को ली पर आक्रमण करने की मंत्रणा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाइट हाउस में शांत वातावरण में जी रहा हूँ। मेरे लिए ऐसी मंत्रणा देना एकदम सरल है, लेकिन अगर मैं भी गेटिसबर्ग में रहकर पिछले हफ्ते के दौरान हुए खून खराबे को देखा होता जैसे कि मीड ने देखा, अगर मेरे कानों में भी मरने वालों और घायलों की चीख पुकार गूंज रही होती तो निश्चित रूप से मैं भी हमला करने के लिए इतना तत्पर कभी नहीं होता। यदि मेरी प्रवृत्ति भी मीड की तरह सुरक्षात्मक होती तो मैंने भी वही किया होता जैसे कि मीड ने किया। यदि मैं इस पत्र को अब भेजता हूँ तो मेरे मन की भड़ास तो निकल जाएगी, पर मीड के दिल को बहुत चोट पहुँचेगी। वह भी मेरी निंदा करेगा और फिर स्वयं को सही साबित करने के में समय गंवाएगा। इससे हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाएगी और फिर एक सेनापति के रूप में मीड की छवि भी खराब हो जाएगी। हो सकता है कि मीड अपने पद से त्यागपत्र ही दे दे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लिंकन ने उस पत्र को उठाकर एक तरफ रख दिया था। लिंकन का कटु अनुभव इस बात का गवाह था कि तीखी आलोचना हमेशा ही व्यर्थ होती है।
और उससे किसी को भी लाभ नहीं होता। महान लेखक मार्क ट्वेन कभी कभी तो क्रोध में आकर पागल से हो जाते थे और फिर क्रोध से इतना गर्म पत्र लिखते थे कि पेपर तक जल उठता था। उदाहरण, एक बार क्रोध में भरे मार्क ने एक व्यक्ति को पत्र लिखा, मेरा मन चाहता है कि तुम्हें जीवन दफन कर दिया जाए। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो मुझे बता दो, शीश अवस्था में मैं स्वयं कर लूंगा। एक अन्य अवसर पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका फूड रीडर मेरी स्पेलिंग तथा विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। टेवेन ने तुरंत ऑर्डर दिया, आप अगली बार मेरे लिखे अनुसार ही छपे और प्रूफ रीडर से कह दे कि वह अपने सुझाव को अपने घिसे पीटे सड़े हुए मस्तिष्क में ही रहने दे। इसी प्रकार के विषैले पत्र लिखकर मार्क ट्वेन राहत की सांस लेते थे। इससे उनके मन का सारा उफान बाहर आ जाता था और किसी को भी कोई हानि भी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी पत्नी इतनी समझदार थी कि चुपके से उन पत्रों को फाड़कर कूड़ादान में फेंक देती थी। उन पत्रों ने कभी भी डाक के डिब्बे की शक्ल नहीं देखी थी। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप परिवर्तित करना, सुधारना या फिर कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं? बहुत से बेहतरीन विचार हैं, मैं भी इसका पक्षधर हूँ, लेकिन क्यों ना इसका शुभारंभ स्वयं से ही किया जाए। यदि स्वार्थहीन होकर सोचेंगे तो तुम सबसे पहले स्वयं को सुधारना चाहोगे। यह कोई खतरनाक खेल भी नहीं होगा। दार्शनिक कम्युनियस ने कहा था, अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत तब तक मत करो जब तक कि अपने स्वयं के घर की सीढ़ियां साफ न हो। एक बार अपनी युवावस्था में मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नामक लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा, क्योंकि उन दिनों मैं सभी को प्रभावित करने की नाकाम कोशिश में लगा रहता था। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था तथा मैंने डेविस से उनके काम करने की शैली के बारे में पूछा। कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक खत मिला था जिसके अंत में लिखा था, डिटेक्ट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस वाक्य ने मुझे बेहद प्रभावित किया। मैं सोचने लगा कि इसका लेखक निश्चित ही कोई महान तथा व्यस्त आदमी होगा, तभी तो उसने ऐसा लिखा। अब मेरी मूर्खता देखिए, मैं व्यस्त बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर रौब मारना चाहता था। इसलिए मैं भी अपनी छोटी सी चिट्ठी के अंत में यह शब्द लिखकर भेज दिया, डिटेक्ट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। उसने तो मेरी खत का जवाब तक देना उचित नहीं समझा, बल्कि मेरे ही पत्र के आखिर में एक लाइन और जोड़कर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दिया। अब के बैंड मैनर्स का तो कोई जवाब ही नहीं। वह सही थे, गलती मेरी ही थी और इसके लिए मेरी निंदा भी होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी गलती होते हुए भी मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। 10 सालों बाद जब मैंने मी डेविस की मौत का समाचार सुना, तब भी मेरे मस्तिष्क में वही विचार घूम रहा था, उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। अब यदि हम में से कोई भी किसी के लिए अपने मन में घृणा और द्वेष की भावना पैदा कर लेता तो यह दशकों तक चलती रहती है और शायद उस व्यक्ति की मौत के बाद भी यह समाप्त नहीं होती। तो इसके लिए हमें केवल इतना करना चाहिए कि हम कुछ गिने चुने शब्दों में उस व्यक्ति की आलोचना कर दें, चाहे हमारी आलोचना तर्कसंगत हो या अतर्क संगत। जब भी अन्य लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाए, उसके साथ व्यवहार करे, तो हमें यह बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि हमारा सामान केवल तार्किक बुद्धि वाले लोगों के साथ नहीं होगा। हर व्यक्ति में कुछ भावनात्मक गुण अवश्य होते हैं, कुछ खामियां भी जरूर होती है, गर्व भी होता है तो अहंकार भी जरूर होता है। अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार थॉमस हार्डी ने कठोर आलोचना के कारण ही तो उपन्यास लेखन से संन्यास ले लिया था। अंग्रेज कवि थॉमस चैटरटन की आत्महत्या की वजह भी तो निंदा ही थी। अपनी युवा अवस्था में अति अभद्र रह चुके बेंजामिन फ्रैंकलिन आगे जाकर इतने कूटनीतिक बन गए, इतने व्यवहार कुशल बन गए कि उनको फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया था। आखिर क्या था उनकी सफलता का रहस्य? उनका कथन था, मैं किसी के भी विषय में बुरा नहीं बोलूंगा,
हर किसी के बारे में केवल अच्छी बात ही बोलूँगा। तो बुराई करना, निंदा करना, शिकायत करना, आलोचना करना, ये सब करना बहुत आसान होता है। कोई मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, या फिर यूँ कहें कि ज़्यादातर मूर्ख यही तो करते हैं। लेकिन लोगों को समझने तथा उनको क्षमा करने के लिए व्यक्ति को बहुत समझदारी तथा संयम की अवस्था होती है। वही व्यक्ति तो महान होता है। कार्यकाल ने इसलिए तो कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता का परिचय देते हैं। एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट बॉब हुवर प्राय ही एयर शो में प्रदर्शन करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में भाग लेने के पश्चात लॉस एंजलिस में अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक ही हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज को तो नीचे उतार लिया, लेकिन इससे किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। हाँ, जहाज का तो काफी नुकसान हो गया। नीचे उतरते पर बॉब हुबर ने सबसे पहले हवाई जहाज के ईंधन की जांच पड़ताल की। वह यह देखकर चकित रह गए कि उनके दूसरे विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज में गैसोलीन के स्थान पर जेट का ईंधन डाला दिया गया था। फिर उन्होंने उस मैकेनिक्स के बारे में पता लगाया जिसने उसके हवाई जहाज की सर्विस की थी। वह एक युवा मैकेनिक्स था और स्वयं ही अपनी गलती पर शर्म से पानी पानी हो रहा था। जैसे ही हुबर उसने के समीप पहुंचे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी जरा सी लापरवाही की वजह से 3 जिंदगियां भी जा सकती थी और हवाई जहाज का तो काफी नुकसान हो ही चुका था। सोचिए, उस समय उस मैकेनिक की शक्ल देखकर हुबर को कितना क्रोध आया होगा। उसे फटकार लगाने, यहाँ तक कि उसे मारने का भी मन किया होगा, लेकिन हुबर ने मैकेनिक को डांट लगाना तो दूर, उसकी आलोचना तक नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उससे कहा, तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ तथा तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे। मेरी इच्छा है कि कल ही तुम मेरे F-51 जहाज की सर्विसिंग करो। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों की आलोचनाएं करते नहीं थकते। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ऐसा करने से रोक रहा हूँ? नहीं, मेरा ऐसा इरादा इरादा नहीं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि आप उनकी आलोचना करने से पहले अमेरिकी पत्रकारिता के एक प्रसिद्ध लेख फादर फॉरगेट्स को अवश्य पढ़ लें। पहली बार यह लेख पीपुल होम जनरल के एक संपादकीय के रूप में प्रकाशित हुआ था। रिचर्ड डाइजेस्ट में इसका लघु रूपांतर इस प्रकार प्रकाशित हुआ था। कुछ लेख गहन अनुभूति के किसी विशेष क्षण में लिखे जाते हैं और वही लेख पाठकों के दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक लेख फादर फॉरगेट्स भी है। अब यह लेख लगातार पुनः प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखन डब्ल्यू लिविंगस्टन लॉर्नेड का कहना है कि यह लेख हजारों अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है। कई विदेशी भाषाओं में भी यह लेख उतना ही सफल हुआ। मैंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत तौर पर यह अनुमति दी कि वे इसका प्रयोग चर्च, स्कूल तथा लेक्चर प्लेटफॉर्म पर करें। यह अनेक बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर प्रकाशित हो चुका है। कॉलेज की पत्रिकाओं तथा हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छप चुका है। कई बार एक लघु लेख ही रहस्यमय कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। फादर फॉरगेट्स। प्रत्येक पिता यह याद रखें। जरा सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा हाथ तुम्हारे कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे पसीने में तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कमरे के अंदर आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले मुझे बहुत पछतावा हुआ जब मैं पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहा था। इसलिए तो मैं आधी रात के समय किसी अपराधी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हूँ। ये हैं वे बातें जिनके बारे में मैं सोच रहा था। बेटे, आज मैंने तुम पर बहुत क्रोध किया। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट पिलाई थी। तुमने तौलियों की जगह पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी मैं तुम पर क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे द्वारा बिखेरी गई चीज़ों से भरा पड़ा था। इसके लिए भी तुम्हें बहुत कोसा था। जब तुम नाश्ता कर रहे थे
तब भी मैं तुम्हें भला बुरा कहा था, कारण तुमने खाने की मेज पर खाना बखेर दिया था। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला या और चपर चपर की आवाज़ आ रही थी। तुम्हारी कहानियाँ मेज पर थी। तुमने टोस्ट पर कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा लिया था। केवल इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस जाते वक्त भी तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय डैडी बोला था। तब भी मैंने तुम्हें गुस्से में टोक दिया था, जरा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। ऑफिस से लौटने पर भी मैंने देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारी जुराबों में छेद हो गए कि और तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे थे। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाया और तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें अपमानित कर दिया था। पता है जुराबें कितनी महंगी हो गई है, कपड़े कितने कीमती हैं। जब स्वयं अपनी कमाई से खरीदो तब पता चलेगा। यही सब तो मैंने कहा था, और एक पिता अपने बच्चे को इससे अधिक दिल किस प्रकार दुखा सकता है। तुम्हें तो याद ही होगा कि रात को जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम मेरे कमरे में आए तो तुम कितने सहमे हुए और आतंकित थे। तुम्हारी आंखों में झलक रही थी तुम्हारे सीने की चोट। तब भी मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह चिढ़क दिया था। कभी तो चैन से जीने दिया करो, और तुम दरवाजे पर ही मूर्ति बन गए थे। तुम कुछ भी बोल नहीं थे, मेरे पास भाग कर आए और मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी और मुझे चूमा था। फिर गुड नाइट डैडी कहकर एकदम गायब हो गए कि तुम्हारी नन्ही बाहें की पकड़ ऐसी मजबूत थी कि वह यह एहसास करा रही थी कि इतनी अपेक्षा के बावजूद तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं। और फिर तुम सीढ़ियों पर जोर जोर से खटखट करके चढ़ गए थे। हाँ बेटा, इस घटना के कुछ क्षणों बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मैं आत्मग्लानि में डूब गया। आखिर में ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ? मेरी आदत डांटने फटकारने की पड़ती जा रही है। अपने बच्चे को मैं यह कैसे बचपन दे रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ अधिक ही आशाएं हैं और मैं तुम्हारे बचपन को अपनी उम्र के तराजू पर तौलने लगा हूँ। तुम बहुत प्यारे, सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारा नन्हा सा मासूम सा हृदय तो चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह की भांति विशाल है। तुम्हारे में तो बहुत बड़प्पन है, तभी तो इतनी डांट के बावजूद तुम मुझे गुड नाइट किस देने आ गए थे। तुम में कोई मेल नहीं। यह रात बस इसलिए इतनी खास है मेरे बेटे, मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने घुटनों के बल बैठा हूँ, लज्जित, अपमानित, तुमसे बहुत छोटा। यह तो केवल एक दुर्बल पश्चाताप है। मुझे मालूम है कि अगर मैं अभी तुम्हें जगाकर यह बताऊंगा तुम कुछ भी नहीं समझो, लेकिन मैंने सोच लिया कि कल से मैं तुम्हें प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें पूरे दिल से सुनूंगा, तुम्हें सुख दुख सब बांटूंगा। अगली बार तुम्हें डांटने में पहले अपनी जीभ को अपनी दांतों के नीचे दबा लूंगा। यह मंत्र हमेशा रटता रहूंगा। मेरा बेटा तो अभी बच्चा है, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मासूम सा। अब मुझे अपनी इस सोच पर बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा मानने लगा था, लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो एकदम निश्चितता के साथ, तो बेटे मुझे यह एहसास हो गया कि तुम अभी छोटे से बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में झूलते थे, उसके कंधों पर सिर रखकर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बांध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। तो इस लेख का भी यही सार निकला कि लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें यह जानने समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उनके पीछे कारण क्या है। परिस्थितियों पर ध्यान देना बहुत रोचक व लाभदायक सिद्ध होगा। इससे माहौल हल्का फुल्का बना रहेगा। सबको समझ लेने का मतलब सबको माफ कर देना ही तो होता है। भगवान स्वयं आदमी की मृत्यु से पहले उसका निर्णय नहीं करता, ऐसा डॉक्टर जॉनसन का कहना था। तो फिर मैं या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिद्धांत 1, कभी भी बुराई मत करो, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायतें मत करो। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।